चलिए स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद काजिम अजीज़। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेटा आपका क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब बेटा ये चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो बहुत ही ईजी, मतलब नहायत ही ईजी वे में आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, लेकिन आज जो मैं आपको इसको रूबरू कराऊंगा, जो मेन चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी हैं, वो नीट में आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लेके चलेंगे आपको सिलेबस को। प्लस एकेडमिक तो बेटा कहीं गए नहीं। मैं तो कहूँगा अपना टारगेट है नीट रखो, ये एकेडमिक एग्जाम में आप हाथ से खेलते दे दोगे बेटा। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत आपको अभी से अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा टाइम बेटा बचने वाला है आपका। जो बाद में फॉर एग्जाम्पल इवन मैंने बेटा 2 साल तैयारी करके फिर जाके नीट दिया था, तब जाके मैं एक अच्छी रैंक में मैं पहुँच पाया था। फिर भी रह गया वो कुछ में मसला हो गया था, तो उस बिहाफ पे मैं नहीं हो पाया। लेकिन आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो भी गलतियाँ जो मैंने की हैं या फिर मेरे कलीग्स ने की हैं या जो भी बच्चे करते हैं, वो उन सबसे आपको बचा करके वहाँ तक पहुँचा दूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह फॉलो करो और चलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर बेटा जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। ठीक है, तो पहले जो इंशाल्लाह पहली वीडियो आपसे आप समझ जाओगे, इस आज की जो 5-6 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या हमको किस क्राइटेरिया आपके हमके ऊपर लेकर के चलना है। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे सर हमें तो सर नीट करना ही नहीं है। ठीक है बेटा, नीट नहीं करना। अगर नीट के आपको नहीं करना बहुत अच्छी बात है, आप जो आपने प्लान किया हुआ है बहुत अच्छा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बीएससी लेना चाहते हैं या फिर आपको कोई भी फार्मेसी में जाना चाहते हैं, कहीं भी एक अच्छी अगर आप बेटा लाइन में जाना चाहते हैं या फिर अच्छे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको बेटा एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। और एंट्रेंस देना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें बेटा आपसे पूछी जाएंगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं छोड़ दूं या नीट तो मुझे करना नहीं है तो मेरे लिए वेस्ट है। तो बेटा वेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब वर्थ है, आपको वर्थ हर जगह मिलेगी इसकी। ठीक है, हर जगह इसके क्वेश्चन मिलेंगे और जिस वे में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की, कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला जो बेटा आपका चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एज यू नो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले यही जान लो आप लोग। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन यानी कि प्रोड्यूस, यानी कि दोबारा प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी कि दोबारा प्रोडक्शन होना किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन उससे पहले आपका ये जो यूनिट है बेटा आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ये जो पूरा आपको रिप्रोडक्शन जो आपको पूरा यूनिट है, इसमें एक साइंटिस्ट है आपका पंचाना महेश्वरी, इनसे क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, इनके बारे में आपको बहुत कम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो इनके जो पहला पेज है आपका 12th क्लास की बायोलॉजी का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इन्होंने क्या काम किया बेटा, किस चीज़ को इंकरेज करा, कौन इनके जो थे आपके टीचर रहते, तो बेटा वो सारे क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। वो हम देख लेते हैं। दे वर्कड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि इन्होंने जो काम किया था वो किसके ऊपर किया था बेटा, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसके ऊपर काम करके गए थे। दूसरा देखेंगे किससे इंस्पायर्ड थे, ये अपने टीचर थे उनसे इंस्पायर्ड थे, दैट इज डॉक्टर डुडजेन से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन आता है दैट इज इंकरेज फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के लिए जो पहला एनसीईआरटी थी, लेकिन वो +2 लेवल पे नहीं थी बेटा, या तो +2 से नीचे थी या +2 से ऊपर थी। ऊपर भी कुछ बुक्स हैं जो आती हैं एनसीईआरटी की, तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया कि +2 लेवल तक भी आपकी क्या लेके आई जाए, बुकें लेके आई जाए। किसके थ्रू से, एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बेटा आपकी टेक्स्ट बुक होती है बहुत सस्ती आती है, आपको पता ही है, 100-125 रुपए की बेटा आपकी पूरी बुक आ जाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, इंक्रीज किया। तो ये हमको पता भी होना चाहिए कि भाई किसने इंक्रीज किया, किसने हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट काम करके चले गए जिससे हम आज तक पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बेटा, सीख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इंक्रीज किया था एनसीईआरटी फर्स्ट बुक ऑफ +2 लेवल। ठीक है, एजुकेशन इन 1964 की बेटा ये बात है। ठीक है, तो 3 चीज आपको समझ में आ गई। एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट में काम किया है, इंस्पायर्ड है आपके डॉक्टर डुडजेन से। ठीक है, इंक्रीज किया था एनसीईआरटी के लिए, जो फर्स्ट बुक आपकी +2 लेवल पे इन्होंने किया था। कब किया था, 1964 में। अब हम देखते हैं बेटा चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये तो हो गया आपका पंचाना महेश्वरी के बारे में। तो लाइफ स्पेन क्या होता है बेटा, पहले हमको ये समझना है। ठीक है, लाइफ स्पेन की डेफिनेशन अगर आप लोग से पूछूं तो आप लोग क्या समझते हैं लाइफ स्पेन से, यानी कि वो जिंदगी जो इंसान गुजारता है। और एक सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में अगर आपसे बोलूं तो क्या रहेगा बेटा, आपके दिमाग में ये रहेगा ना, एक सिंपल जो जिंदगी कोई भी कहीं भी गुजार के चला गया, दैट इज लाइफ स्पेन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यही रहेगी ना बेटा डेफिनेशन। तो देख लेते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे, द लाइफ साइकिल। हम ये क्या देख रहे हैं, लाइफ साइकिल देख रहे हैं बेटा, समझ में आया क्या देख रहे हैं, लाइफ साइकिल। ठीक है, अब लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉरी बेटा एक मिस्टेक हो गई, ये लाइफ स्पैन नहीं है, लाइफ साइकिल है। चलिए कोई नहीं, वही मैं देख रहा था कि लाइफ साइकिल कहाँ से आ गया।
ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए बेटा, तो जो लाइफ साइकिल है ये क्या है, ठीक है, किस लाइफ की साइकिल चलती कैसे है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या, लाइफ स्पेन। तो लाइफ साइकिल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे बेटा वो एनिमल हो चाहे बेटा वो प्लांट्स हो, ठीक है। इसमें सीरीज ऑफ चेंजेस हैं भाई। आप देखो जो आपके डार्विन थ्योरी है वो क्या कहते हैं कि हम लोग कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, मंकीज से इवॉल्व हुए हैं ना। किसने बोला, डार्विन थ्योरी प्रूफ करती है। आप पढ़ोगे अब डार्विन थ्योरी इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, क्लास 12 के अंदर है, ठीक है। अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं था। 9th क्लास में भी थोड़ा इसका एस्पेक्ट है, 10th क्लास में भी एस्पेक्ट्स हैं, थोड़े एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आप अब डिटेल में पढ़ोगे कि उन्होंने क्या कहा था, किस ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, कैसे वो इवॉल्व हुआ, कितनी चीज़ें गई, कितनी चीज़ें आई। तो ईच एंड एवरीथिंग बेटा हम इंशाल्लाह क्लास 12 जो एवोल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखते हैं कि सीरीज ऑफ चेंजेस किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होना, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, और डेवलपमेंट होना उसका, ठीक है, जो पास होते हैं कहाँ से, आपका बिगनिंग टू देयर लाइफ अंटिल डेथ। नहीं समझ में आया? ये कह रहे हैं बेटा बिगनिंग यानी कि शुरुआत से लेके उसकी मौत तक जितने भी चेंजेस हुए, ठीक है, उसके अंदर, और वो सारे चेंजेस किसके अंदर आते हैं बेटा, लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा समझो। लाइफ साइकिल बेटा एक ऐसी साइकिल है जो एक कोई भी एक इंडिविजुअल है भाई, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, वो किससे बनता है, 2 सेल से बनता है ना बेटा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, 2 ही सेल से मिलकर के बनते हैं। कुछ रेयर केसेस में उनको हटा दो, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो केसेस हैं वो आप देखोगे वहाँ पे 2 ही ऑर्गेनिज्म, आपका एक मेल से एक फीमेल से आकर के बन रहा है, ठीक है, दैट्स इट। अब जो वो मिल जाते हैं तो वो क्या होगा, अब वो वहाँ से चलेंगे, चलने के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है। जो बच्चों का मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत फास्ट होता है। फिर एक स्टेज आती है बेटा, हम क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट होने के बाद फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और लीड टू डेथ। तो ये क्या हो गया, ये सारा खेल किसके अंदर चल रहा है भाई, हमारी लाइफ साइकिल के अंदर जो चल रहा है बेटा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल। यानी कि जो भी चेंजेस जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे हमारे अंदर हो रहे हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, लाइफ साइकिल के अंदर। तो बता दो कि लाइफ साइकिल क्या है, पता होना चाहिए, क्योंकि लाइफ साइकिल के क्लास 11 के अंदर आप काफ़ी चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं। 2 चैप्टर्स हैं, शायद नहीं पढ़ोगे आप लोगों ने, लेकिन नहीं पढ़े उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बता दूं पहले, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हो गया, तो इंशाल्लाह आप देखते हैं कि आपका लाइफ स्पैन। चलिए स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम देखेंगे कि आपका लाइफ स्पैन, ठीक है। तो लाइफ स्पैन में देखते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें हैं। इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन। बेटा ये एक नंबर में आपके एग्जाम में आ जाता है आपके, ठीक है, एकेडमिक एग्जाम में बेटा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये बेटा क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू देयर बॉडी साइज। क्यों भाई, आप एग्री हैं इस बात से, हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो बेटा लाइफ स्पैन होता है वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा लाइक अगर मैं देखूं तो जो एक बफेलो होती है या फिर एक जो हॉर्स होता है उसकी एज कितनी होती है बेटा, 60 ईयर हार्डली। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक टॉर्टोइस को उठा लूँ, जो टर्टल है उसको उठा लूँ, तो उसकी कितनी है, 150-200 साल बेटा, वो कहीं नहीं जाता। तो ये डेफिनेशन जो है बेटा फेल हो जाती है कि जो साइज होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरी। कहाँ गया, द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेट टू देयर बॉडी साइज, ठीक है। उसके बॉडी साइज से कोई ताल्लुकात दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, लाइफ स्पैन हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमको बताया 1 नंबर का पुटअप होता ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको बेटा समझा ही दिया था, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस, यानी कि अगेन उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, सबको पता ही होगा डेफिनेशन इसकी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, यानी कि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक यंग वंस को रिसेंपल करता है, ठीक है, यानी कि बर्थ देता है। और उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सेक्सुअल के केस में। सिमिलर टू इटसेल्फ, वो कैसा होगा भाई, हमारी जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, हमारी जैसी ही होगी ना, क्योंकि उसमें हमारे ही डीएनए हैं, हमारे ही सारे कैरेक्टर्स हैं बेटा, ठीक है। वेरिएशन थोड़ा बहुत तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट कॉपीज निकल करके आएंगी। जैसे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, वहाँ पे बेटा क्या बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं, ठीक है। वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह, अभी हम इसको भी देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म बिकॉज, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है,
भाई रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ये तो बताओ। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया सर, लेकिन ज़रूरी क्यों बेटा, इसके क्यों ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं। टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। भाई लाइफ कैसे रहेगी, जिंदगी जो अर्थ के ऊपर जब कोई बचेगा ही नहीं है, सभी मर जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अर्थ के ऊपर लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। ठीक है, क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की, तो इसलिए ज़रूरत है बेटा। आपको एमसीक्यूज भी आते हैं इस पे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। दूसरा देखेंगे अनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, यानी कि जो स्पीशीज हैं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम एक स्पीशीज है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एनिमल्स के अगर बिहाफ पे हम जाएं तो वहाँ पे कैट एक स्पीशीज है बेटा, डॉग एक स्पीशीज है। तो अब कैट का अपना एक रोल है हमारी साइकिल के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बेटा, और डॉग का अपना एक रोल है, ठीक है। अगर साइकिल हम देखें जो लाइफ साइकिल है तो उसके अंदर हर किसी का बेटा कुछ ना कुछ रोल होता है। तो स्पीशीज बेटा कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टू क्रिएट वेरिएशन अमंग दी पॉपुलेशन। अब भाई वेरिएशन भी तो लेके आना है। फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है, वही अपना बार बार अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो क्या होगा, सब उसी के जैसे ना हो जानेंगे भाई। जब उसी के सारी कहते हैं, वैसे अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम एक ही सिंगल इंडिविजुअल के हम क्या हैं, औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम बीवी हवा के, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस तो पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। खैर हमको दोनों ही को लेके चलना है, क्योंकि बेटा ये हमारे सिलेबस और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वो तो हमको पता ही है, वो तो बेटा डेफिनेट है, उसमें तो रत्ती भर भी कमी नहीं आ सकती। जो निकालेगा वो बस मैं क्या बोलूँ, खैर वो टॉपिक ही ऐसा है बेटा, समझ में आया। तो क्रिएट वेरिएशन अमंग दी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के बीच में क्या है बेटा, वेरिएशन निकल कर गया है, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझाए। चलो तो देखो, इट इज अ टाइम फ्रॉम दी नेचुरल बर्थ, कहाँ से भाई, नेचुरल बर्थ तो नेचुरली होती है ना सर, बट टू दी नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो गया बेटा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू देयर बॉडी साइज। ऐसा कोई बेटा रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है कि जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है और क्या मिलता है बेटा हमको, यंग्स वन बनते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स ही होंगे ना, कि किसी और के सिमिलर होंगे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म। क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, इसलिए जरूरी है ताकि अर्थ के ऊपर एक लाइफ मेंटेन हो सके, पहली चीज। दूसरी क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज जितनी प्रेजेंट है उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे बेटा। तीसरा क्या है, ताकि आपके पॉपुलेशन के अंदर या स्पीशीज के अंदर वेरिएशन आए। जब वेरिएशन आएगा तो हम कहा जाता है कि हम पहले बंदर थे, ठीक है, बंदर से हम बेटा क्या बने हैं, अशरफुल मखलूक़ात बने हैं, इंसान बने हैं, ऐसा डार्विन थ्योरी कहती है। तो वो कैसे हुआ बेटा, बिकॉज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बेटा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ अपेंडिक्स, के अपेंडिक्स बेटा पहले फंक्शनल थी, अब क्यों नहीं है, ठीक है। और फंक्शनल थी तो उसका काम क्या था, चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। तो अपेंडिक्स बेटा जो पहले फंक्शनल यूँ थी क्योंकि पहले जो एनिमल्स, यानी एनिमल्स नॉट एनिमल्स, तो आपका मंकी से जब ह्यूमंस की तरफ जो पूरी जो एक टाइम पीरियड था उसमें क्या करते थे, जो बंदर थे या फिर इंसान के हम बोले बीच के जो भी इंसान था, ठीक है, तो उसको वो क्या करता था, वो खाना तो बनाता नहीं था। फॉर एग्जांपल या तो शिकार कर गया वो खा लिया, ये शिकार नहीं हो पाया तो फॉर एग्जांपल वो क्या करते थे, पेड़ के पत्ते तोड़े और वो चबा लिया करते थे। अब पेड़ के पत्तों के अंदर होता है बेटा क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल डाइजेस्ट करने के लिए हमारे ऑर्गन के अंदर, हमारी पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक ही चीज़ है बेटा, वो है अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स सिर्फ उसका काम क्या है, क्लोरोफिल को डाइजेस्ट कराना, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब वहाँ पे काम कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है वहाँ पे, अब काम कर रही है बेटा अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का काम होता है क्लोरोफिल को डाइजेस्ट करना। आप कुछ लोग बोलते हैं सर अपेंडिक्स बढ़ गई, वो क्या होता है बेटा, वो अपेंडिक्स अभी वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है लेकिन वो कभी भी एक्टिव हो जाता है, कुछ लोगों के अंदर एक्टिव हो जाता है उनके डाइट के ऊपर, या फिर जो केमिकल चेंजेस, या फिर हम कह सकते हैं जो हेरिडिटी कुछ प्रॉब्लम जो भी है, बहुत सारी उसके रीजन है बेटा, हम कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कह सकते कि क्यों एक्टिव हो गया, तो उसको कट करके बाहर निकाला जाता है। अगर वो नहीं निकलेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल वो पेट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उस बंदे की डेथ हो सकती है, क्योंकि वो क्लोरोफिल डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम है बहुत हार्मफुल होता है, वो हमारे स्टमक को ही डाइजेस्ट कर देगा, हमारे इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट कर देगा,
ठीक है, इंटेस्टाइन नहीं बचेंगे तो इंसान क्या करेगा, ठीक है। तो वो एक बेटा क्या था, बिकॉज ऑफ वेरिएशन, क्योंकि इंसान ने फिर जो ना आग जलाना सीखी, फिर चीज़ों को पकाना सीखा, तो उसने पत्ते खाने छोड़ दिया, पत्ते क्यों खाएगा अब, तो वो हमारा क्या बन गया, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। तो नए नए कैरेक्टर्स ऐड हो गए, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम देखेंगे सेक्सुअल, हमने देख लिया था, अब देखेंगे क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इट इज ए फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। क्या बेटा, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि बिना गैमेट्स के क्या फॉर्मेशन के बेटा जो ऑर्गेनिज्म बनता है, उस रिप्रोडक्शन या फिर उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स इट, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व ओनली इन माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। ये किसमें आपका काम करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है सर, चलो बेटा ये भी लो, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक बेटा होता है माइटोटिक, होता है बेटा मियोसिस, ठीक है। माइटोटिक में क्या होता है, रिडक्शन बाय हाफ नहीं होता, वो मियोसिस में होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मतलब माइटोटिक के अंदर बेटा क्या रहता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन इन द सेंस का फॉर एग्जांपल कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनसे बेटा जो गैमेट्स पास हो रहे हैं स्पर्म या फिर स्पर्म की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय हाफ। मतलब 45 क्रोमोसोम मदर के अंदर थे, लेकिन जो गैमेट सेल्स हैं या फिर जो स्पर्म वगैरह है या फिर जो ओवम है उसके अंदर कितने होते हैं, 23 होते हैं, तो वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर वहाँ पे वो प्रोसेस बेहतर रहता है मियोसिस, यानी कि जहाँ पे रिडक्शन बाय हाफ हो, दैट इज मियोसिस, समझ में आया। मतलब जहाँ पे क्रोमोसोम रिड्यूस बाय 2 हो जाए, डिवाइडेड बाय 2 हो जाए, ठीक है, रिड्यूस बाय हाफ हो जाए, तो वो आपके क्या रहेगा बेटा, मियोसिस रहेगा, ठीक है। मियोसिस तब होता है जब आपका ये जो जितने भी आपके जो स्पर्म सेल्स वगैरह या फिर जितने भी आपके जो हम कह सकते हैं सेल्स है जो बेटा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। माइटोटिक के अंदर क्या रहता है बेटा, ये इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है ये, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म आया, फ्यूज कर गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो बना वो कितने नंबर का है बेटा, 46 क्रोमोसोम्स का है, तो 46 क्रोमोसोम बेटा वहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे ना, तो वहाँ पे क्या रहेगा आपका बेटा, माइटोटिक चलेगा। माइटोटिक डिवीजन चलती रहेगी, तो 2 सेल से बेटा कितने बन जाएंगे, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वहाँ पे बन जाएंगे, समझ में आया। मतलब एक के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर रिडक्शन बाय हाफ होता है, 46 क्रोमोसोम तो बेटा 23 रह गए, ठीक है। और लेकिन माइटोसिस दूसरे फॉर्म में क्या रहता है, जितना सेल होता है वो सेल की क्वांटिटी बढ़ाता जाता है, यानी कुछ भी उसमें रिड्यूस नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं, एक वर्ड में अगर समझाऊं तो इक्वेशनल डिवीजन है ये, और एक होते बेटा मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन बाय हाफ, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं बेटा बाय हाफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, माइटोटिक होता है, ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, तो आपको कहाँ मिलेगा, एसेक्सुअल के अंदर। अब देखते हैं बेटा एसेक्सुअल का एक एग्जांपल या फिर एक टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाती है, दैट इज क्लोन, ठीक। क्लोन क्या होता है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी कि इसको यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अभी सर मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी कहते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे देखने के बाद आप कुछ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज माई मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये मेरी मॉर्फोलॉजी हो गई। अरे बेटा ये आपका बोर्ड है, इसकी अपनी एक मॉर्फोलॉजी है। मतलब मॉर्फोलॉजी हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं या फिर ये एक्सटर्नल डिजाइन है किसी भी चीज़ की, ठीक है। हम नेगेटिव पॉइंट नहीं देख रहे हैं वहाँ पे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या नेगेटिव फीचर है पॉजिटिव फीचर है, ठीक है, उसको नहीं देखना, बस देखना है कि है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स हैं या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हमको देखेंगे, किसी भी चीज़ को देखने में, फॉर एग्जांपल जो आप किसी भी चीज़ को देखें, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी चीज़ को, व्हाटएवर इट इज, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं या फिर मॉर्फोलॉजिकल कह सकते हैं, ठीक है। और जेनेटिकली क्या होगा बेटा, जेनेटिकली यानी कि जो जीन्स है, ठीक है, जो डीएनए है, आरएनए है, वो आपकी क्या होने चाहिए बेटा, सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बेटा क्या बोलते हैं, क्लोन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो क्लोन बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पाए जाते हैं। प्लस इसको क्या, इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बेटा कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स के अंदर पाए जाते हैं, विच इज रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसका रिजल्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, पहली चीज फिशन, ठीक है। फिशन क्या है आपका, द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है।
या फिर डॉटर इंडिविजुअल्स वी कैन से, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल बेटा ये कोई ऑर्गेनिज्म था, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, ठीक है, दैट इज फिशन। ये 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन गए, ठीक है, 2 से ज़्यादा ही बन सकते हैं। अगर इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो बेटा 2 और आ जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितने पार्ट्स में या फिर कितने पार्ट में उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, फिशन कर रहे हैं। समझ में आया? कोई डाउट? एक बार और देख लेते हैं, कुछ डाउट तो नहीं किया। तो बेटा asexual reproduction इज द phenomenon in which the production of organism by a single parent, ठीक है। तो एक याद रखना बेटा, जो ऑर्गेनिज्म आपका बन रहा है वो किससे बन रहा है, सिंगल पेरेंट से। और यहाँ पे कोई भी बेटा गैमीट्स के जो सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हम जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। इट इन्वॉल्व ओनली इन माइटोटिक, के माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं, मियोसिस कभी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स ही नहीं है बेटा। गैमीट्स के अंदर गैमीट्स अगर यहाँ पे होते तो ये मियोसिस करते, क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको रिड्यूस करना पड़ता बाय हाफ, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे माइटोसिस होता है। अब देखते हैं बेटा क्लोन। क्लोन क्या है बेटा, एक टर्म है जो रिसेंबल करती है, डिस्क्राइब करती है किसको, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को। मॉर्फोलॉजी बेटा हम कहते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, जो मैंने आपको पहले कैरेक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को बेटा मैंने देखा, दैट इज मॉर्फोलॉजी, ठीक है। या ये अब जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स पर है, जेनेटिकली यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल बेटा वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब वो चाहे बेटा कुछ भी हो, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो बस सेम होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और ये किसका रिजल्ट होता है, एसेक्सुअल का रिजल्ट होता है। यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की बेटा, एक ऑर्गेनिज्म था, इसको पहले हमने 2 पार्ट्स में काटा था, तो 2 प्रोजेनी निकल करके आए, फिर 4 पार्ट में काटा तो 4 प्रोजेनी निकल करके आए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो पहले जो हमको देखना है दैट इज फिशन। फिशन के अंदर क्या होता है, इन फिशन द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल बेटा आप लोगों के सामने है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स, तो बेटा अभी हमने देखा था कि आपका फिशन, अब हम देखेंगे बाइनरी फिशन, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट बाइनरी, ठीक है। बाई मीन्स क्या होता है बेटा, 2, ठीक है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा यहाँ पे। यानी कि फिशन जो होगा वो सिर्फ कैसा होगा, सिंपल होगा, यानी कि एक चीज़ सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बेटा ये अगर चौक है, इसका मैं बोलूँ, इसका मैं बाइनरी फिशन करना है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे, तो क्या हो गया बेटा, ये बाइनरी फिशन हो गया, ठीक है। चलो, and the parent body is divided into 2 equal halves, that is ये आपका किसके अंदर होता है बेटा, अमीबा पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। parent body is divided into parent body is divided into 2 equal halves, ठीक है। 2 equal halves के अंदर डिवाइड हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी फिशन। किसके अंदर पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल यानी कि बेटा 2 से 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका मल्टीपल, यानी कि पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, तो बहुत सारे पार्ट्स में बेटा वो स्प्लिट हो जाएगी, एंड दैट पार्ट डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किसके अंदर होता है बेटा, ये भी पैरामीशियम शो करता है। समझ में आया, ठीक है। नहीं आया तो सुनो फिर, ये एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, इसको सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये दोनों पार्ट्स आपके क्या देंगे, कि एक नया ऑर्गेनिज्म देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन। अब देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में बेटा ये एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, ये कई तरीके से वैसे क्या हुआ, डिवाइड हुआ बहुत सारे पार्ट्स में, तो इसका हर एक पार्ट क्या देगा बेटा, एक एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बेटा यहाँ पर निकल करके आएंगे। ये आपको किसके अंदर होता है बेटा, पैरामीशियम के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे बर्डिंग। बर्डिंग के अंदर बेटा क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है। क्या होती है, आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से, एंड कंस्ट्रक्ट एंड सेपरेट टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, दैट इज ईस्ट और हाइड्रा। नहीं समझ में आया सर, सुनो बेटा, ये एक ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा बना लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये बड़ लगा हुआ है, ये हाइड्रा है, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, हाइड्रा है। तो ये साइड में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, बड। ये बेटा बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद सेपरेट होगा, फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रा का हमने देख लिया, ईस्ट पे बेटा आपका बर्डिंग ही शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोरोजेनेसिस। क्या देखेंगे बेटा,
स्पोरोजेनेसिस। एज ए नेम सजेस्ट बेटा ये दो वर्ड से मिलकर के वर्ड बना हुआ है। अगर आपको स्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया तो उसका आगे का सब कुछ समझ में आ गया। सो फिर देखो पहला जो वर्ड है बेटा इसके अंदर आ रहा है दैट इज स्पोर, ठीक है, यानी कि स्पोर्स यहाँ पे हैं। दूसरा क्या बेटा जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, स्पोर का फॉर्मेशन। अब स्पोर्स बेटा पता है कई तरह के होते हैं, ठीक है, कुछ आपके जू स्पोर्स होते हैं, कुछ प्लानोस्पोर्स होते हैं, कुछ एनिसोस्पोर्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्पोर्स बेटा आपके पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोर्स आर दी रिप्रोडक्टिव सेल्स इन मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्पोर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स, इसके अंदर क्या बनती है, डॉटर सेल्स बाय देयर ओन ग्रोथ, ठीक है, अपनी ही ग्रोथ से। समझ में आया? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इसके हैं जो किस किस आपके शो करते हैं, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस के अंदर और भी फर्दर कई डिविजन्स हैं, तो वो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया? चलो एक बार और देख लेते हैं। बाइनरी फिशन, व्हेन द पैरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हेड्स, जब दो पार्ट में उसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, ये आपका होता है दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो मल्टीपल बेटा नाम ही बता रहा है, यानी कि 2 या 3 से ज़्यादा। तो पेरेंट बॉडी बेटा डिवाइड हो जाएगी, इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, फिर जो पार्ट्स होते हैं डेवलप करेंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। ये आपका डायग्राम, एक रफली डायग्राम मैंने बनाया है ताकि आप समझ सकें। और पैरामीशियम के अंदर बेटा ये पाया जाता है। उसके बाद आपका बर्डिंग आता है बेटा, बर्डिंग के अंदर क्या होती है, एक आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है, पेरेंट बॉडीज, उसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म वो आपका दे देती है। आपको मैंने बताया था कैसे देती है भाई, ये आपका बर्ड था, ये आपका हाइड्रा था, ठीक है। एक सर्टेन ग्रोथ के बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद फर्दर एक कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर एक न्यू हाइड्रा इंडिविजुअल के अंदर। फर्दर ये क्या करेगा, आपका बर्डिंग करेगा। तो ये आपका चलता रहता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस मैंने बताया था बेटा, एक होता है आपका, दो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, वन इज स्पोर, सेकेंड वन इज जेनेसिस, ठीक है, यानी कि स्पोर का, जेनेसिस स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। स्पोर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स, ये आपके डॉटर सेल्स बनाते हैं किसके थ्रू, किसके थ्रू, ग्रोथ के थ्रू भाई। डॉटर सेल्स है, स्पोर्स थे, स्पोर्स से चुनना था होता है, ठीक, चुना से होता है, ये आपको डेवलप करेगा, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा बेटा। फर्दर वो स्पोरोजेनेसिस करेगा, बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे, ठीक है, वो बहुत सारे स्पोर्स फर्दर ग्रो करेंगे, वो फिर आपके क्या करेंगे, तो ऐसे आपके घर क्या चलता है, स्पोरोजेनेसिस चलता है। चलिए स्टूडेंट, तो बेटा हम लोग देख रहे थे कि आपका स्पोरोजेनेसिस, तो स्पोरोजेनेसिस का हमने देख लिया था कि स्पोरोजेनेसिस बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पोरोजेनेसिस के अंदर बेटा कितने तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन है बेटा, सिर्फ हमने वो उठाए हुए, डायवर्सिटी तो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसको हमें नहीं देखना है, ठीक है। रेंज ऑफ बहुत सारी चीज़ें बेटा आपकी पाई जाती हैं स्पोरोजेनेसिस के अंदर। तो स्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया था ना क्या होता है। स्पोरोजेनेसिस के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं बेटा, एक तो आ रहा है स्पोरो, एक आ रहा है बेटा जेनेसिस। स्पोरो स्टैंड फॉर स्पोर और जेनेसिस बेटा स्टैंड करता है किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं बेटा क्या आपका जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स बेटा ये वो स्पोर्स हैं जो आपके क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये मोटाइल क्या होता है सारा बेटा, मोटाइल यानी कि मोटेलिटी, मोटेलिटी यानी कि जो मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और ये कौन से स्पोर्स हैं, तो यहाँ देखा जाएगा रेड से क्लेमेटोमोनास हो गया, जू स्पोर्स हो गया, ठीक है, और यूलोथ्रिक्स, ये सारे कैसे हैं बेटा आपके, मोटाइल हैं, ठीक है। और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मोस्ट मतलब अगर एक कॉमन टर्म के लिए यूज़ किया जाए तो बेटा आते हैं किसके अंदर, जू स्पोर्स के अंदर। जू जो बेटा वर्ड यूज़ किया गया वो मोटेलिटी से रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोनिडिया। कोनिडिया बेटा कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर जो स्पोर्स हैं वो आते हैं, दैट इज देयर नॉन मोटाइल, यानी कि जो मूवमेंट नहीं करते। इसमें आते हैं बेटा आपका पेनिसिलियम हो गया, एस्परगिलस हो गया, और भी बहुत सारी वेराइटीज़ है इसके अंदर, लेकिन इसमें हमें 2-3 एग्जांपल देखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। ऐसे नेम सजेस्ट फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट ये क्या होता है कि स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी चीज़ को बेटा टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। इस ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी, यानी कि पेरेंट बॉडी को तोड़ देना, इनटू अ सिवरल फ्रैगमेंट्स, यानी कि सिवरल फ्रैगमेंट्स के अंदर एक पेरेंट बॉडी को तोड़ देना। एंड ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ मैच्योर्ड इंडिविजुअल। नहीं समझ में आया बेटा, एक ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म था एक, ठीक है, इसको आपने बेटा तोड़ दिया। अभी जितने भी पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या करेंगे बेटा, एक एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे पूरा मैच्योर्ड एंड कंप्लीट। तो 5 ऑर्गेनिज्म बन गए। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ये होता है बेटा इसके अंदर स्पाइरोगायरा के अंदर, और सी स्टार और बहुत भी बहुत सारे बेटा आपके इंडिविजुअल्स हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन बेटा थोड़ा ये भी आपका यहीं से डील करता है, ठीक है। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी। होल बॉडी हम बना लेते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, दैट इज द हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। अब हो गया क्या, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर यहाँ पे आते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो हमने 5 पार्ट्स किए थे इसके, ठीक है, पूरी जो पेरेंट बॉडी थी इसके 5 पार्ट्स किए थे। अगर मैं बोलूँ कि बेटा इसका हमें रीजनरेशन करना है, तो मैंने अगर ये स्पेसिफिक पार्ट उठा लिया और इसके ऊपर मैंने रीजनरेशन किया, तो जो ऊपर का जितना भी पार्ट है ये सब खुद सिंथेसाइज कर लेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये कौन शो करता है, आपका रीजनरेशन। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं वो ये चीज़ शो करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट उठा लूँ, चाहे ये वाला, कोई सा भी एक पार्ट उठा लूँ, और उसमें अगर रीजनरेशन अगर होगा तो वो नया पूरा आपकी एक बॉडी बना लेगा, डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रीजनरेशन। चलो एक बार और देख लेते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। तो जू स्पोर्स बेटा कौन से स्पोर्स होते हैं, जो आपके मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब क्लेमिडोमोनास हो गया बेटा, और भी इसके अंदर आते हैं जूस्पोर्स वगैरह, यूलोथ्रिक्स वगैरह, ठीक है, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कोनिडिया हम देखेंगे, कोनिडिया बेटा वो स्पोर्स हैं जो आपके कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है, लाइक आपका पेनिसिलियम और एस्परगिलस, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट बॉडी का टूट जाना, किसमें बेटा, सिवल फ्रेगमेंट्स में, यानी कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में। एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू थैलस और अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि हर एक जो पार्ट है बेटा वो एक नए इंडिविजुअल में निकल करके आएगा, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, स्पायरोगैरा और सी स्ट्रास के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी। बेटा इसमें होल बॉडी बन जाती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी, यानी एक बॉडी का अगर फ्रेगमेंट भी होगा, फॉर एग्जांपल बेटा हमारी अगर बॉडी कट जाती है, फॉर एग्जांपल फिंगर्स अगर मेरी कट गई, तो वो क्या दोबारा आएंगी, नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं अगर उनकी फिंगर कट जाए, जैसे आपका लेजर्ड है, लेजर्ड बेटा ऊपर से जब नीचे गिरती है, उसकी जो टेल है वो डिटैच हो जाती है। फर्दर कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो पूरी टेल इसकी वापस आ जाती है, होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपका रीजनरेशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी उंगली कट जाए तो क्या उंगली मेरी वापस आएगी ना। अगर मेरी फिंगर के अंदर रीजनरेशन होगा तो मेरी बॉडी जरूर वापस आ सकती है, अगर रीजनरेशन हुआ तो ऐसा हुआ तो, लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा हमारी बॉडी के अंदर बेटा कोई ऐसा एक पार्ट बताओ जो रीजनरेशन शो करता हो, है कोई ऐसा पार्ट, सोचो, बताओ, नहीं पता। लिवर बेटा, लिवर के अंदर बेटा टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स यानी कि वो सेल्स जो मल्टीप्लाई होते हैं। ये एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा, जो अगर उसका हाफ पोर्शन भी अगर डेड हो जाता है तो उसकी एक कैविटी बना देते हैं डॉक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपना किसी का लीवर डैमेज हो गया तो मैंने अपने लीवर्स को डोनेट कर दिया, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट मेरे लीवर का मेरी बॉडी के अंदर रहेगा। एक डाइट प्लान तो मुझे कुछ टाइम तक रहना पड़ेगा, उसके बाद मेरा पूरा लीवर जब बन जाएगा, वो एक पूरा फंक्शनल हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता हूँ, ठीक है। तो एक लीवर बेटा एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके क्या शो करता है बेटा, एक तरीके से हम कह सकते हैं रीजनरेशन शो करता है, और टोटिपोटेंट सेल उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इंशाल्लाह इसके बाद हम देखेंगे कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने उसके मोड्स हैं, कितने उसके टाइप्स आपके मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए